हम लोग आज क्लास 11 में 3.4 एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए कुछ सूत्र और उसके थ्योरी के बारे में जानकारी करेंगे, जिसका नाम है, यहाँ पर लिखे हैं हम लोग, त्रिकोणमितीय समीकरण। जैसे बीजगणितीय समीकरण होता है उसी तरह त्रिकोणमितीय समीकरण भी होते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं बीजगणितीय समीकरण में कि दो चर में भी बीजगणितीय समीकरण होता है और एक चर में भी होता है। तो यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय समीकरण हमको मिलेगा वो केवल और केवल एक चर में मिलेगा, यानी कि जैसे थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, कुछ भी ये चर होगा इस त्रिकोणमितीय फलन के लिए। उस चर के रूप में यदि कोई भी समीकरण हमको प्राप्त हो रहा है तो उसे हम लोग समीकरण कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं sin x बराबर 0, ये त्रिकोणमितीय समीकरण है। इसी फॉर्म के रूप में यदि sin x प्लस cos x बराबर भी 0 लिख दिया जाए तो वो भी एक त्रिकोणमितीय समीकरण होगा। इसलिए ध्यान रखना है कि त्रिकोणमितीय समीकरण क्या है। हम लोग चलते हैं, सबसे पहले पहला है इसमें मुख्य हल, यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि यदि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का हम लोग मान 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच ज्ञात करते हैं तो उसके बीच प्राप्त हुए प्रत्येक मान मुख्य हल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा भी गया है किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण का वैसा हल जो 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में हो, यानी उस अंतराल में हो, मुख्य हल कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं sin x बराबर 1/2 और हम लोग जानते हैं कि sin x 1/2 का मान प्रथम चतुर्थांश में 30 डिग्री होता है, यानी कि sin 30 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि sin x बराबर sin 30 डिग्री। और हम लोग ये भी देखेंगे कि और किस में ये पॉजिटिव होगा, यानी कि और किस चतुर्थांश में इसका मान 1/2 के बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन जो त्रिकोणमितीय फंक्शन है, ये फलन वो प्रथम और द्वितीय दोनों में पॉजिटिव होता है। तो जिस चतुर्थांश में ये, जिस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा, उसी क्वाड्रेंट में उसका वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव प्राप्त होगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में ये पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि एक मान 1/2 सेकंड चतुर्थांश में भी मिलता है। क्यों मिलेगा 1/2? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन अपने मानों को पुनरावृत्ति करते रहता है। तो ये पुनरावृत्ति फिर करेगा, द्वितीय में भी करेगा, तृतीय में भी करेगा, चतुर्थ में भी करेगा। यानी कि ये 1/2 जो मान है वो प्रथम में भी मिलेगा, द्वितीय में भी मिलेगा, तृतीय में भी मिलेगा, चतुर्थ में भी मिलेगा। भले उसका साइन अलग अलग होगा, यानी चिन्ह अलग होगा, लेकिन मान हम लोग को बार बार मिलेगा ये। तो अब ध्यान रखना है कि हमको पॉजिटिव लाना है। द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव है, द्वितीय चतुर्थांश में हम लोग क्या लिखते हैं, साइन पाई माइनस अल्फा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, पाई माइनस अल्फा के मतलब 180 डिग्री से 30 डिग्री घटा देंगे। अल्फा मेरा ये हुआ। फर्स्ट चतुर्थांश में जो हम लोग कोण लिखते हैं वही अल्फा लेते हैं। तो अल्फा मेरा 30 डिग्री है प्रथम चतुर्थांश से, और 180 से 30 घटाएंगे तो हमको 150 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर क्या प्राप्त हो रहा है। यदि साइन हटा दें, x बराबर 30 डिग्री और 150 डिग्री। इसको हम लोग रेडियन में भी लिख सकते हैं, ये डिग्री में लिखे हैं हम। तो ये जो 30 डिग्री और 50 डिग्री हुआ, यही इसका मुख्य मान हो गया इसका। ठीक है, मुख्य हल तो लिख देंगे हम लोग। इसलिए मुख्य हल बराबर हम लोग लिख देंगे 30 डिग्री और 150 डिग्री। ठीक है, यही हम लोग का आंसर भी होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को एक्सरसाइज में बनाना है। इसके बाद होता है अगला दूसरा पॉइंट, व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। इसमें होता है कि व्यापक हल का मतलब हो गया यूनिवर्सल, जो सबके लिए सत्य होगा। उस स्थिति में जब भी यूनिवर्सल होगा या व्यापक, जब भी हम लोग कोई सूत्र लिखेंगे तो उसमें n जरूर होगा। n का मतलब पूर्णांक। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि पूर्णांक n से युक्त व्यंजक जो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी हल को व्यक्त करता है, व्यापक हल कहलाता है। किस रूप में होता है? तो ये देखिए, ये सूत्र हम लोग लिखे हुए जो पीछे पढ़े हुए हैं। sin x बराबर 0 आप लोग को सिद्ध करके बताया जा चुका है कि sin x बराबर 0 कब होता है और उसको कैसे लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि n एलिमेंट ऑफ z यहाँ पर लिखा गया है, z का मतलब पूर्णांक हो गया, और पूर्णांक का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव सभी संख्याएं प्राप्त होती है। जिसमें वो पूरा संख्या हो उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो जैसे n का मान हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि x का मान 0, तो sin 0 का मान 0 होता है। 1 रखेंगे तो पाई हो जाएगा, तो sin पाई का भी मान 0 होता है। -1 रखेंगे तो -पाई हो जाएगा, sin -पाई बराबर भी 0 होता है।
2 रखेंगे तो 2 पाई होगा, sin 2 पाई का मान 0 होता है। यानी कि पीछे हम लोग इस चीज को, सूत्र को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिखे हैं कि इस परिभाषा के अनुसार इसी रूप में मिलेगा। ठीक है, और इसी व्यापक हल पर हम लोग को एक प्रमेय भी पढ़ना है, अभी हम लोग को वो भी देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग थ्योरम 1 देखते हैं। ये एक सूत्र है और इसी सूत्र की सहायता से हम लोग जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे एक्सरसाइज में। यहां पर दिया गया है कि किन्हीं वास्तविक संख्याओं x और y के लिए यदि sin x इक्वल टू sin y के रूप में यदि हमको कोई फंक्शन प्राप्त हो रहा हो तो उससे हम लोग x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो वो देखिए, ये सूत्र दिया है यहाँ पर x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू y, ये x बराबर होता है, और जहां n एलिमेंट ऑफ j, इसी को हम लोग प्रूव करेंगे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रमाण लिख लेंगे, प्रूफ, और हमको जो फंक्शन दिया है उसको लिख लेंगे sin x इक्वल टू sin y। ठीक है, ये हमको दिया गया है और इसी से हमको ये सिद्ध करना है, ये ध्यान रखना है। तो हम sin y को इधर कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा sin x माइनस sin y इक्वल टू 0। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमको एक सूत्र के रूप में मिल गया जो पीछे वाले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े हुए थे। sin x माइनस sin y का सूत्र का प्रयोग यहाँ पर हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो क्या होता है sin x माइनस sin y का 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू sin x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0। 2 को हम लोग उधर कर देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा cos x प्लस y बाई 2 इंटू sin x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, गुणनखंड के नियम के अनुसार फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करते हैं बीजगणितीय का, जैसे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 यदि दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहला वाला को पहले 0 के बराबर करते हैं, उससे x का मान मिल जाता है यानी वेरिएबल चर का, और उसके बाद दूसरा के बराबर 0 करते हैं, उससे भी हम लोग वेरिएबल का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक यही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे, क्योंकि यहाँ भी हमको वेरिएबल x प्लस वाई बाई 2 और इसमें x माइनस वाई बाई 2 है, तो हम लोग बारी बारी से दोनों को 0 करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे cos x प्लस y बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, पहला वाला को पहले 0 किए, उसके बाद ध्यान दीजिए कि अभी हम लोग पीछे वाले सूत्र में पढ़े थे कि cos x बराबर 0, तो x बराबर होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, इसी सूत्र का प्रयोग यहां पर करेंगे। तो x की जगह हमारा इतना है तो हम लोग x की जगह पर वो लिखेंगे x प्लस y बाई 2 इक्वल टू में हम लोग वही लिखेंगे जो इसमें दिया है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जहां n एलिमेंट ऑफ j। अब ध्यान दीजिए यहां पर कि ये 2 से 2 कट जाएगा, x प्लस y बराबर हमको क्या मिलेगा 2n प्लस 1 इंटू पाई। फिर हम लोग क्या करेंगे, x बराबर ये प्लस y को हम लोग इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस y। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2n प्लस 1 इंटू पाई, और माइनस को हम प्लस कर देंगे और प्लस की जगह पर हम यहां पर माइनस 1 लिख देंगे और फिर यहां लिख देंगे y। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पर हम लोग जानते हैं कि प्लस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाता है, तो प्लस इंटू माइनस 1 इंटू वाई से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि आखिर माइनस हमको हमेशा बरकरार रखना है, क्योंकि इसमें माइनस ही है, हमको माइनस ही रखना है। तो हम लोग को मालूम है कि किसी भी ऋणात्मक संख्या के पावर में यदि विषम संख्या प्राप्त हो, यानी कि -1 के पावर 3 हो तो -1 मिलता है, -1 के पावर 5 हो तो -1 मिलता है, -1 के पावर 7 हो तो -1 मिलता है। यानी कि केवल विषम संख्या की स्थिति में ही, जब उसका घातांक यानी पावर विषम संख्या हो और नंबर हो, उस स्थिति में वो माइनस यानी कि ऋणात्मक प्राप्त होता है। ठीक है, इसी रूप में तो अब देखिए कि हम लोग बीजगणितीय रूप में हम लोग विषम संख्या को कैसे लिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये 2n जो है वो सम संख्या है, और इस सम संख्या में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो विषम संख्या हो जाएगा। यानी n का मान कुछ भी रख के देख लीजिए, जैसे n का मान 0 रखेंगे तो 1 होगा, विषम संख्या है। n का मान 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, विषम संख्या है। n का मान 2 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, विषम संख्या है। यानी कि सारी संख्याएं इससे हमको प्राप्त हो जाएगी। इस स्थिति में इसके पावर में हम लोग 2n प्लस 1 लिख देंगे।
2n प्लस 1 इंटू वाई। ये जो है मेरा यूनिवर्सल हो गया। ये n के किसी भी मान के लिए ये हमेशा निगेटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। इसको हम लोग लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा गुणनखंड के बराबर 0 करेंगे, लिखेंगे यहां पर फिर sin x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0, sin x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। और हम लोग इसका भी सूत्र पढ़े हैं कि sin x बराबर 0 तो x बराबर n पाई। तो मेरा x क्या है, ये तो हम लोग लिख लेंगे कि x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू n पाई। ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें हम लोग क्या मिलेगा, x माइनस वाई बराबर 2n पाई। अब हम लोग माइनस वाई को उधर कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, x बराबर 2n पाई प्लस वाई। ध्यान दीजिएगा 2n पाई ये प्लस है, प्लस हमेशा रहेगा, प्लस है तो प्लस हमेशा हमको रखना है। तो कैसे रहेगा, हम लोग जानते हैं कि ऋणात्मक संख्या के पावर में यदि सम संख्या हो तो वो हमेशा पॉजिटिव प्राप्त होता है। जैसे -1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 के पावर 4 प्लस 1, -1 के पावर 6 प्लस 1। उसी तरह तो यहाँ पर हम लोग सम संख्या के लिए हम लोग सूचक क्या लगाते हैं, 2n। विषम संख्या के लिए 2n प्लस 1, अभी जो हम लोग पीछे वाला में लिखे, इंटू में हम लोग y लिख देंगे। और यहाँ पर n का कोई भी मान हम लोग रखेंगे, 0, 1, 2 कुछ भी, तो हमको हमेशा पॉजिटिव ही प्राप्त होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं, इसको हम लोग समीकरण 2 लिख देंगे। और यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि n एलिमेंट ऑफ z, यानी कि n जो है इसमें जो भी n है वो z का है, हम लोग लिख सकते हैं, या लास्ट में हम लोग रिजल्ट जब लेंगे उस समय लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 और 2 को एक ही में मिलाएंगे। 1 और 2 को सम्मिलित करने पर, सम्मिलित करने पर, तो देखिए 1 और 2 दोनों का LHS x है, तो हम x पहले लिख लेंगे। उसके बाद देखिए अब यहां पर इसका फर्स्ट पार्ट देखिए 2n प्लस 1 इंटू पाई है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, समझ में आ जाएगा। 2n प्लस 1 इंटू पाई है और इसका फर्स्ट पार्ट है 2n इंटू पाई। ठीक है, यानी कि इसमें पाई का गुणांक विषम है, 2n प्लस 1 यानी ऑड नंबर, और ये 2n जो है वो इवन नंबर है, यानी कि ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है। यदि सम संख्या और विषम संख्या को हम लोग एक में मिलाएं तो प्राकृत संख्या बन जाती है, हम लोग सेट में पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों को हमको एक में मिलाना है तो ये प्राकृत संख्या हो जाएगी। तो जब इसको और इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, n पाई। फिर चलते हैं आगे सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट इसका जो है वो -1 के पावर 2n प्लस 1 इंटू वाई है, और इसका सेकंड पार्ट है -1 के पावर 2n इंटू वाई। ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी यहां -1 के पावर 2n प्लस 1 है, यहां -1 के पावर 2n है, दोनों को मिलाएंगे, यानी कि इसके पावर विषम संख्या है, इसके पावर सम संख्या है। जब दोनों को एक में मिलाएंगे तो पावर में प्राकृत संख्या हो जाएगी, यानी कि हम लोग को क्या मिलेगा, -1 के पावर n, और इंटू जो y है उसी तरह हम लोग y लिख देंगे। ठीक है, और यहां पर हम लोग लिखेंगे अब जहां n एलिमेंट z, यानी कि जो n होगा वो हमेशा z ही होगा, ये ध्यान रखना है। यही सूत्र जो था हम लोग को सिद्ध करना था, देख लीजिए यहां पर n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू y, वो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। इस पर एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग छोटा सा। जैसे मान लीजिए कि हमको दिया है sin x बराबर 1/2, हम लोग को इसका मान निकालना है इसी से, जनरल वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, तो sin x जो है वो sin के रूप में कितना का मान है, ये 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, रेडियन में π/6। ठीक है, तो आ गया ना sin x इक्वल टू sin y के रूप में। अभी जो हमारा सूत्र यहां से लेकर के चले थे sin x इक्वल टू sin y, x की जगह तो x है ही, y की जगह आपका π/6 है। तो इस समीकरण में x तो x की जगह रहेगा ही, y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, π/6। तो हम लोग को इस सूत्र से क्या मिलेगा, x बराबर n पाई प्लस -1 टू द पावर n, y की जगह पर हम लोग लिख देंगे π/6, और यहां पर लिखेंगे जहां n एलिमेंट z, ये जो है वो हमारा जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें हम लोग n का मान यदि 0 रखें तो देख लीजिए n का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ n का मान 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में शून्य होता है तो उसका मान 1 होता है।
तो 1 होगा तो पाई बाई 6 मिलेगा। चलिए फिर 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो ये पाई मिलेगा और ये माइनस पाई बाई 6, पाई से माइनस पाई बाई 6 घटाइएगा तो कितना मिलेगा 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 द्वितीय चतुर्थांश में है और हम लोग जानते हैं कि साइन द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, यानी कि इसमें सारा मान प्राप्त हो जाएगा, भले वो 0 से 360 के बीच में ज्ञात करना हो या उससे अधिक रिपीट भी करना हो तो वो हम लोग को सारा मान इससे हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, थ्योरम 2 देखेंगे हम लोग। इसमें दिया गया है कि cos x इक्वल टू cos y, तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। इसको भी उसी तरह हम लोग हल करेंगे जैसे अभी हम लोग थ्योरम 1 को किए थे। तो यहां पर भी हम लोग वही काम करेंगे, cos x इक्वल टू cos y पहले लिख लेंगे और cos y को हम लोग LHS में लेके आएंगे तो हमको मिलेगा cos x माइनस cos y इक्वल टू 0 और cos x माइनस cos y का सूत्र का प्रयोग कर लेंगे तो हमको मिलता है -2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0। -2 को हम लोग उधर कर देंगे तो 0 हो जाएगा, हमको मिल जाएगा क्या साइन x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0। इसमें भी वही काम करेंगे, गुणनखंड के हिसाब से बारी बारी से दोनों को 0 करेंगे। तो पहले लिखते हैं हम साइन x प्लस y बाई 2 इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं कि sin x इक्वल टू 0 तो x बराबर n पाई, तो x क्या है मेरा इधर x प्लस y बाई 2 इक्वल टू n पाई, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 2n पाई। फिर हम लोग यहाँ पर x बराबर लिख लेंगे तो हो जाएगा 2n पाई, ये प्लस y है इधर जाएगा तो माइनस y। इसको हम लोग यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं कि जहां n एलिमेंट z और इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं यहां हम लोग लिखेंगे दूसरा sin x माइनस y बराबर 2 लिखेंगे और sin x माइनस y बाई 2 इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं कि sin x इक्वल टू 0 तो x बराबर n पाई, x मेरा क्या है यहाँ पर x माइनस y बाई 2 इक्वल टू n पाई, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x माइनस y बराबर हो जाएगा 2n पाई, या x बराबर हम लोग लिखेंगे तो क्या मिलेगा 2n पाई प्लस y वेयर n एलिमेंट ऑफ z। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को सम्मिलित करेंगे हम लोग तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से ये भी लिख देंगे तो चल जाएगा काम, या हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को सम्मिलित करने पर दोनों का LHS सेम है x लिख लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसका फर्स्ट पार्ट 2n पाई है, इसका भी फर्स्ट पार्ट 2n पाई है तो हम लोग 2n पाई लिख देंगे। इसमें देखिए माइनस y है, इसमें प्लस y है तो दोनों को लिख देंगे प्लस माइनस y। ठीक है, प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों को एक में मिला दिए जहां n एलिमेंट ऑफ z। यही हमको सिद्ध करना था। इस पर हम लोग एक उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए cos x बराबर हमको दिया गया है cos -1/2। ध्यान दीजिएगा cos x बराबर हमको दिया गया है -1/2। हम लोग इसको कैसे जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले ध्यान देना है यहाँ पर कि cos x बराबर हम लोग पहले cos कितना डिग्री का मान होता है 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले उसको लिखेंगे तो 60 डिग्री का होता है तो cos 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3। अब देख रहे हैं हम लोग कि इसको तो पहले निगेटिव का पॉजिटिव करना है, क्यों? क्योंकि मेरा सूत्र जो है वो cos x प्लस ये भी प्लस है ये भी प्लस है, यानी cos x इक्वल टू cos y के रूप में है। तो अभी हमको cos x इक्वल टू cos y के रूप में नहीं मिला है, इस माइनस को पहले हटाना है। तो हम लोग जानते हैं कि cos जो होगा वो द्वितीय और तृतीय दोनों में पॉजिटिव होता है, तो जो प्रथम के नजदीक होता है पहले दूसरी में इसको बदल देंगे ले जाकर के। तो द्वितीय में हम लोग क्या लिखते हैं एंगल के लिए पाई माइनस अल्फा, और मेरा अल्फा क्या है पाई बाई 3, तो पाई माइनस अल्फा कर देंगे तो यहां पर हमको क्या मिलेगा cos x इक्वल टू cos पाई माइनस अल्फा, यानी कि पाई माइनस पाई बाई 3। और हम लोग जानते हैं cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, उसी चीज को यहां पर हम लोग लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या मिल गया cos x बराबर cos 2 पाई बाई 3। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो cos x इक्वल टू cos y के रूप में आ गया। अब इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे तो हम लोग लिखेंगे इसलिए x बराबर
2n पाई प्लस माइनस y, y मेरा 2 पाई बाई 3 है, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे 2 पाई बाई 3, जहां n एलिमेंट j। यही मेरा जनरल सॉल्यूशन होगा cos x इक्वल टू -1/2 का, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। अंतिम थ्योरम बचा है थ्योरम 3। इसमें दिया गया है कि tan x इक्वल टू tan y, तो x बराबर n पाई प्लस y। इसको भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे tan x इक्वल टू tan y। tan y को हम लोग LHS में लेके आएंगे, tan x माइनस tan y इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको साइन और कॉस के रूप में तोड़ देंगे, तो हमको मिलेगा साइन x बटा में कॉस x, और ये मिलेगा साइन y बटा में कॉस y। हम लोग अब घटाव जैसा घटा लेंगे इसको, तो एलसीएम हमको मिलेगा cos x इंटू कॉस y, और ऊपर मिलेगा साइन x इंटू कॉस y माइनस कॉस x इंटू साइन y, ऊपर मिलेगा इक्वल टू 0। y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन x इंटू कॉस y माइनस कॉस x इंटू साइन y इक्वल टू 0 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि ये किस चीज का सूत्र है, साइन x माइनस y का, साइन x माइनस y का सूत्र है, इक्वल टू 0 हो गया। तो ये किस फॉर्म में आ गया, साइन x इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, साइन x इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा, यानी कि x की जगह पर हमारा x माइनस y है, x माइनस y इक्वल टू n पाई। ठीक है, जहां n एलिमेंट ऑफ j। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर माइनस y को इधर लेके जाएंगे तो n पाई प्लस y हो जाएगा, जहां n एलिमेंट ऑफ j। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। देख लीजिए, इस पर एक उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है हमको tan x इक्वल टू -√3, मान लीजिए माइनस में दिया गया है, तो हम लोग सबसे पहले ये tan कितना डिग्री का मान है वो देखेंगे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो tan कितना डिग्री का मान है, ये 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, π/3। और अब ये देखेंगे कि tan तो निगेटिव है, तो tan किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो द्वितीय में और चतुर्थ में। ठीक है, तो हम लोग जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के नजदीक होगा उसी में उसको लेकर जाएंगे। तो जब जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे तब, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के नजदीक जिस क्वाड्रेंट में वो चिन्ह उसको प्राप्त हो रहा है, उसी क्वाड्रेंट में उसको हम लोग चेंज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग लेके जाएंगे इसको, क्योंकि tan जो है वो द्वितीय और चतुर्थ दोनों में निगेटिव है, लेकिन हम लेके जा रहे हैं द्वितीय में। क्यों, क्योंकि द्वितीय प्रथम के नजदीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसको माइनस को हटा देंगे और tan लिखेंगे पाई माइनस π/3, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में पाई माइनस अल्फा लिखा जाता है, तो पाई माइनस अल्फा हम लोग कर दिए हैं यहाँ पर। तो हमको क्या प्राप्त हो गया, tan 2π/3। ठीक है, और इधर से हमको क्या मिला है, tan x। तो हमारा देखिए क्वेश्चन अब बदल गया, tan x इक्वल टू tan y के रूप में। अब इस सूत्र का हम लोग प्रयोग कर लेंगे, n पाई प्लस y। तो लिखेंगे कि इसलिए x बराबर n पाई प्लस y, y मेरा ये है 2π/3, जहां n एलिमेंट ऑफ j। ठीक है, प्रश्नावली 3.4 को पढ़ने के लिए जो हम लोग को सूत्र की जानकारी करनी थी वो हम लोग कर चुके हैं, और जो सूत्र हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं उन सूत्रों का भी उपयोग इस एक्सरसाइज में भी होगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा रिवीजन जरूर कीजिएगा। आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।